रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देश में 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देश में 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की मंजूरी मिल गई है और डीजीसीआई ने ये मंजूरी दे दी है। एक बड़ी राहत इसे माना जा रहा है। भारत बायोटेक की वैक्सीन को मिली है डीजीसीआई की मंजूरी। 12 साल से ऊपर के बच्चों को अब कोवैक्सीन लगाई जा सकेगी। बिल्कुल, 2 और वैक्सीन दौड़ में हैं जो 7 से 11 साल के बच्चों पर ट्रायल जारी है। यानी एक राहत की खबर है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी थी अपने संबोधन के दौरान। रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी एसईसी ने अक्टूबर में डीजीसीआई को बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश की थी। कोवैक्सीन अब भारत में बच्चों के लिए उपयोग के लिए स्वीकृत दूसरा टीका है। अगस्त में जायडस कैडिला की 3 खुराक डीएनए जैब को वयस्कों और 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी और रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन की 2 खुराक बच्चों को दी जाएगी। पहली और दूसरी के बीच 28 दिनों का अंतराल होगा। सरकार को सौंपे गए टेस्टिंग के आंकड़ों के मुताबिक वयस्कों और बच्चों के लिए टीके का अंतर और खुराक समान होगा। हालांकि भारत बायोटेक और जायडस कैडिला के अलावा भारत में बच्चों के लिए 2 अन्य वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। इनमें से एक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट का है, कोवावैक्स, और डीसीजीआई सितंबर में 7 से 11 साल के बच्चों पर इसके ट्रायल की अनुमति दे चुका है। और इसी तरह बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स को भी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। ये एक राहत की खबर है जरूर कि अब जो बच्चे, अभी तक सिर्फ 18+ के लोगों को टीका लगता था, लेकिन अब जो बच्चे हैं या 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अब अच्छी खबर है, राहत की खबर है। अब उनको भी टीका लगेगा और उसको मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल, तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर माना जा रहा था कि बच्चों पर होगा और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ऐसे में कैसे कोरोना से बचाव होगा और कैसे, जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, ऐसे में बच्चों का कैसे बचाव होगा। इसमें एक बहुत बड़ी राहत की खबर यह है कि 12 से 18 साल के बच्चों का अब वैक्सीनेशन हो पाएगा। चलिए आज की और बड़ी खबर बता दें आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम करेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और मन की बात का ये 84वां संस्करण है जो रेडियो के जरिए राष्ट्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस माह का मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्हें अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं जो कई क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में है। दरअसल इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार और वेबसाइट न्यूज ऑन एयर समेत तमाम सोशल साइट पर भी आप इसको सुन सकते हैं। खबरें हैं कि पीएम मोदी कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर लोगों को सचेत कर सकते हैं और भी तमाम मुद्दे मन की बात में कह सकते हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और उसको लेकर तमाम बातें कही और आज मन की बात करेंगे और इस साल की आखिरी मन की बात होगी तो उसमें तमाम बड़े मुद्दों को रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जनता के सामने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन यूपी पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कासगंज उरई का दौरा करेंगे। 12 बजे कासगंज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन में 12 जिलों का दौरा करेंगे। अमित शाह बिल्कुल मिशन यूपी पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी राज्यव्यापी जन विश्वास रैली निकाले और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह कासगंज और उरई में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे 12 पत्थर मैदान कासगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह और इसके बाद दोपहर 2 बजे जीआईसी ग्राउंड उरई जालौन की जनसभा को संबोधित करेंगे। और आगामी चुनाव के मद्देनजर अमित शाह 4 दिन में 12 जिलों का दौरा करेंगे। 26, 28, 30 और 31 दिसंबर को यूपी के कई जिलों में रहेंगे अमित शाह। तो बिल्कुल देखिए, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी जो है अब वो तमाम कोशिशें कर रही है और सबसे अहम चीज है कि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं अब वो दिल्ली से लगातार यूपी का रुख कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज देखिए, 403 विधानसभा सीटें, ऐसे में कोई रिस्क सत्तारूढ़ पार्टी लेना नहीं चाहती है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन यूपी पर हैं। जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। लगातार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये लोग यूपी में डेरा डाले हुए हैं। लगातार इन लोगों के कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम था, अब गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। जितने भी दिग्गज हैं सभी को यूपी में उतार दिया गया है और यूपी का रण बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात है चारों। और एक बार फिर से 2017 का इतिहास दोहराना होगा और 2017 के जो रणनीतिकार थे, जो चाणक्य थे, वो अमित शाह ही थे। और अमित शाह को वहां पर बूथ लेवल की काफी अच्छी जानकारी है और लगातार वो दौरे कर रहे हैं और 4 जिलों में उनके कार्यक्रम हैं। बिल्कुल, 4 दिन में 12 जिले हैं, अपडेट कर दें जी। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह और ऐसे में यूपी की नब्ज टटोलने की कोशिश जो है वो अमित शाह की ओर से है। और एक स्टार प्रचारक के तौर पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा आपने देखा कि 10 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यूपी आ चुके हैं और उसके बाद अब रण में उतरे हैं गृह मंत्री अमित शाह। चलिए, आज की एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। दिग्विजय ने बीजेपी के गाय वाले मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि सावरकर ने गोमांस खाने पर किताब में जिक्र किया है। गोमांस खाने में कोई बुराई नहीं है, दिग्विजय सिंह ने ये बड़ी बात कही है। दिग्विजय ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है, ये बात बीजेपी ने कही है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में गाय को लेकर कहा था कि गाय हमारी माता है। कुछ लोगों के लिए गाय उतनी पूजनीय नहीं हो सकती है और इसी पर अब निशाना साधा है दिग्विजय सिंह ने और कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था कि गोमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। और अब इस पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। उन्होंने कहा है कि इस बयान ने कहीं ना कहीं करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। बिल्कुल, और दिग्विजय सिंह की यही स्टाइल है चारों। बीजेपी पर जब भी वो हमला करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। चूंकि सावरकर का मामला इन दिनों काफी गर्म है तो वो इसी बहाने सावरकर को भी मैदान में ले आए और उनके माध्यम से, उनके जरिए उन्होंने कहा है कि भाई बुक में उन्होंने लिखा है कि गौमांस जो है वो कोई अपराध नहीं, उसको खा सकते हैं। जबकि बीजेपी गौवंश को लेकर आप देखिए स्लॉटर हाउस यूपी में बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी जौनपुर में, बनारस में कहा था कि भाई गाय हमारे लिए माता है। तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दिग्विजय सिंह अपने बयानों के लिए काफी जाने जाते हैं। कई बार अपनी पार्टी की किरकिरी करवा लेते हैं और कई बार सुर्खियों में आने के लिए भी ऐसे बयान देते हैं वो। बिल्कुल, कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से वीर सावरकर के जरिए बीजेपी और संघ पर निशाना साध रहे हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि गाय ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उन्होंने भी कहा कि सावरकर ने किताब में लिखा है कि गौमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। ये सावरकर जी ने कहा है जो आजकल बीजेपी और संघ के खास विचारक हैं, यानी उनके माध्यम से बीजेपी पर हमला बोला है। आगे उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने कहा है कि हमारी लड़ाई आरएसएस के साथ है, उस विचारधारा के साथ है जो पूरे देश को बांटने में लगी हुई है। ये है उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण जी अखिल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा हमेशा पहलवानी के ही मूड में रहते हैं।
सांसद साहब कुछ न कुछ ऐसा कर ही जाते हैं जिससे बवाल हो जाता है। बहराइच में एक सभा में मंच पर जब बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे तो खूब दहाड़ लगाई। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ऐसी बयानबाजी कर डाली जिससे विवाद बढ़ गया है। बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि एक बार जनता ने बीजेपी को फिर से जनादेश दे दिया तो अखिलेश यादव अल्लाह अल्लाह चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं बन रहा बल्कि आपके जनादेश से बन रहा है। ये किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। ना भैया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं बन रहा है। अरे ये आपके ताकत के बदौलत बन रहा है, आपके ताकत के बदौलत बन रहा है, आपके ताकत के बदौलत। बृजभूषण शरण सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों को आतंकवादी करार देने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कैसरगंज के सांसद ने कहा कि मैं सभी मुसलमानों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सच है कि जितने आतंकवादी हैं वही मुसलमान में ही पाए जाते हैं। ये सच्चाई झुक नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जिन्ना तना और मूल ले गए लेकिन जड़ देह में ही छोड़ गए, जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। कहीं न कहीं जिन्ना की विचारधारा। मैं इस मंच से आरोप नहीं लगा रहा हूं कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन यह सच्चाई कहीं छिप नहीं सकती है। आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं। ये सच्चाई छुप नहीं सकती है। जड़ दिखाई दे रही। यही नहीं, सांसद महोदय ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में सपा की सरकार ने केंद्र से सस्ती बिजली नहीं लेकर निजी कंपनियों से महंगी बिजली ली। अभी कुछ दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल झारखंड के रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें एक युवा पहलवान भी पहुंचा था, लेकिन उसकी उम्र अधिक होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई होने के बाद हताश पहलवान मंच पर चढ़कर बृजभूषण शरण सिंह से कुश्ती चैंपियनशिप में भाग दिलवाने के लिए विनती करने लगा, लेकिन बृजभूषण नहीं माने, जिस पर पहलवान वह हंगामा करने लगा। इसी से नाराज होकर बृजभूषण सिंह ने उसको कई थप्पड़ जड़ दिए। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र से उनका तीसरा कार्यकाल है। बृजभूषण सिंह की इलाके में एक दबंग नेता के रूप में छवि है। वो 24 फरवरी 2019 को भारतीय कुश्ती महासंघ के लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। जाहिर है, जब सत्ता का रसूख सर चढ़कर बोले तो भला कौन सामने आने की हिम्मत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रुक कर एक और बड़ी खबर का, देश में तीसरी लहर के आने की आशंका अब तेज होने लगी है। महानगरों में अभी से हालात बिगड़ने लगे हैं। दिल्ली मुंबई में टूटा पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 249 मामले सामने आए और मुंबई में 354 मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीज मिले हैं। 754 मामले मुंबई में आए हैं और दिल्ली में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, यानी देश में तीसरी लहर आने की आशंका तेज हो गई है। मुंबई में 754 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली मुंबई में पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है।
दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 249 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई की बात करें तो 754 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। यानी चारुल, अब सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और लापरवाही जो लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, बहुत अच्छे फैसले हालांकि लिए गए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस बहुत जगह पर रद्द कर दिए गए हैं, खासकर राजधानी दिल्ली में ये फैसले लिए गए। लेकिन ऐसे में सरकार या प्रशासन को कार्यक्रम रद्द करने पड़े, उससे बेहतर होगा कि हम सभी खुद ही सावधानी बरतें। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तीसरी लहर की दस्तक अब नजर आने लगी है महानगरों में। अभी से हालात बिगड़ने लगे हैं और पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड जो हैं वो टूटे हैं। और खासकर मुंबई में आप देखिए कि पिछली बार भी दूसरी लहर जब आई थी तो सबसे ज्यादा मामले मुंबई से सामने आ रहे थे, और एक बार फिर से मुंबई में 754 नए संक्रमित मिले हैं। बिल्कुल, तो ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ रहे हैं मुंबई में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में, और जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है उसके भी मामले सबसे ज्यादा मुंबई में और दिल्ली में मिल रहे हैं। तो ऐसे में दोनों महानगरों में जिस तरीके से पहले भी कहा गया था कि फरवरी तक तीसरी लहर आएगी, ये जो संभावनाएं हैं उनको और बल मिल रहा है, क्योंकि लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो ये दावा किया गया था कि फरवरी में तीसरी लहर आएगी, अब नहीं हम सतर्क हुए, नहीं चेते तो वो लहर आ सकती है। क्योंकि अभी देखिए, बीच में कोरोना के मामले कम हो गए थे, लोग बेफिक्र हो गए थे, मास्क लगाना और दो गज की जो दूरी है उस फॉर्मूलों को लोग भूल गए थे, और कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था। और अब देखिए एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। एक तरफ तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है कोरोना डेल्टा वेरिएंट भी लगातार पांव पसार रहा है।